वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है बैटरी, जो सिंपली साउथ नाम के एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। एक्चुअली ये मूवी द बुलेट वैनिशेस नाम की एक मूवी से इंस्पायर होकर बनाई गई। मूवी की कहानी ये है कि किलर विक्टिम्स को गन से मारता तो है, लेकिन उनके बॉडी के अंदर बुलेट पाई नहीं जाती और इसी तरह काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। ओवरऑल से मूवी देखने के लायक है। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है 2017 मुंबई, जहां पर एक जज किसी पार्क में जॉगिंग करता रहता है। तभी उस जज को हार्ट स्ट्रोक आने पर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उस जज का टेस्ट करके डॉक्टर उसकी वाइफ को बताने लगता है, आपके पति का हार्ट बीट बहुत ही स्लो है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपके पति के हार्ट में पेसमेकर नाम के डिवाइस को इंस्टॉल कर दिया जाए तो आपके पति दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे। तो उसी तरह से उस जज का ऑपरेशन होता है। उसके बाद सीन 5 साल बाद शिफ्ट होता है। चेन्नई में एक मास्क वाला बंदा किसी बंदे को किडनैप करके उसे एक ब्रिज के पास लाता है। उस बंदे के ऊपर पेट्रोल डाल के उसको आग लगा देता है, मार देता है उसको। खैर दूसरे दिन ये खबर पुलिस वालों को पता चलती है। पुलिस वाले, फॉरेंसिक वाले, मीडिया वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। थोड़ी देर बाद रत्नम नाम का एक पुलिस ऑफिसर क्राइम स्पॉट पर आता है, वहाँ की इंस्पेक्शन करने लगता है। उसी वक्त पुगल नाम का एक और पुलिस ऑफिसर डिपार्टमेंट में न्यूली ज्वाइन होते हुए रत्नम को अपना अपॉइंटमेंट लेटर देता है। खैर डेड बॉडी की इंस्पेक्शन करने पर यह बात बिल्कुल भी पता नहीं चलती कि ये मेल है या फीमेल, और इसी तरह कोई भी क्लूज भी नहीं मिलते। तभी पुगल रत्नम को ये कहने लगता है कि सर मेरे ख्याल से डेड बॉडी को ब्रिज के ऊपर जला गया, दोबारा इसे नीचे फेंक दिया गया। अगर हम ब्रिज के ऊपर तलाशी ले तो कुछ सबूत मिल सकता है। पुगल की बातें सुनने के बाद रत्नम पुगल को डांटने लगता है कि ड्यूटी में ज्वाइन हुए तुमको 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुम मुझे सलाह देने लगे। खैर जो भी हो, बेचारे पुगल सिंसियरली अपना काम करने लगता है। इस केस में कुछ ज्यादा ही टाइम बिताने लगता है केस को सॉल्व करने में, लेकिन रत्नम पुगल की बात एक भी नहीं सुनता। उल्टा इसको फिजूल के काम करने के लिए कहता है कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आओ, इतना लेट क्यों हो रहा। खैर दूसरे सीन में डॉक्टर राम कुमार नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। राम कुमार आशा नाम की एक लड़की को ये कहने लगता है कि आशा तुम फटाफट से सुरट्टू कुमार और सुगना इन दोनों को फाइंड आउट करो, इन दोनों की जान खतरे में है, इन दोनों की जान सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। तो आशा उसी तरह से राम कुमार से उन दोनों की डिटेल्स लेकर उन दोनों की तलाश करने लगती है। तो आशा पहले सुरट्टू कुमार के घर के पास जाकर उसके बारे में पूछताछ करने लगती है। कुमार के घर के पड़ोसी आशा से पूछने लगते हैं कि तुमको सुरट्टू कुमार से क्या काम, वो 1 नंबर का चोर है चोर। हमको खुद नहीं पता कि वो कब घर में होता है कब जेल में, 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा बेटा। इस तरह पुगल क्राइम स्पॉट पर जाकर वहाँ की तलाशी ले रहा होता है। पुगल को एक जला हुआ लॉकेट मिलता है। पुगल फौरन इस लॉकेट को लाकर रत्नम को देते हुए कहने लगता है कि सर ये मुझे क्राइम स्पॉट पर मिला, अगर हम ऐसे लॉकेट बनाने वालों से पूछताछ करेंगे तो कुछ पता चल सकता है। और इसी तरह सर इस लॉकेट के अंदर चावल के दाने के ऊपर मल्ली नाम लिखा है। लेकिन एज यूजुअल रत्नम पुगल की बातों को इग्नोर करने लगता है, इसको दूसरा काम करने के लिए कहता है। उसी वक्त रत्नम का सुपीरियर रत्नम को कॉल करके इस केस के ऊपर प्रेशर डालने लगता है। यह सुनने के बाद रत्नम पुगल के आइडिया को फॉलो करने लगता है। मतलब रत्नम ऐसे लॉकेट बनाने वाले 4 लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाता है। एक एक से पूछने लगता है कि किसने ये तुम्हारे पास बनवाया, लेकिन किसी को क्या याद रहता है। सारे लोग यही कहने लगते हैं कि सर मुझे तो याद नहीं। दोबारा पुगल वहाँ पर आकर एक आइडिया को फॉलो करने लगता है। उन चारों से कहने लगता है कि पहले तुम एक चावल के दाने के ऊपर मनी नाम लिखो। जब वो चारों लोग चावल के दाने के ऊपर वो नाम लिखते हैं तो पुगल उस चावल के दाने पर जो हैंड राइटिंग होती है उससे इन चारों से मैच करने लगता है। मैच करने पर यह बात पता चलती है कि यह हैंड राइटिंग रहीम नाम के एक बंदे की है। रत्नम रहीम से पूछने लगता है कि तुम अच्छी तरह से याद करो कि किसने इस लॉकेट को बनवाया। रहीम पुलिस वालों से थोड़ा टाइम मांगने लगता है, कहने लगता है कि सर जब मुझे याद आएगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। उसके बाद एक दिन जब रहीम किसी होटल में खाना खाकर जा रहा होता है, उसी होटल में रहीम सुरट्टू कुमार को देखता है। फौरन रहीम रत्नम को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि सर मैंने कुमार नाम के एक बंदे को ये लॉकेट बनवा के दिया था, इसी बंदे ने मल्ली नाम लिखवाया था। रत्नम फौरन सुरट्टू कुमार को पुलिस स्टेशन लाकर मारने पीटने लगता है। इस लॉकेट के बारे में पूछने लगते हैं। कुमार कहने लगता है कि सर मैंने ये लॉकेट मेरे बेस्ट फ्रेंड मल्लेश्वर को बनवा के दिया था और कुछ दिनों से उसकी और मेरी मुलाकात नहीं हुई, कहाँ पर है ये भी नहीं पता मुझे। लेकिन रत्नम कुमार की बातों पर भरोसा ना करते हुए दोबारा उसे मारने पीटने लगता है, कहने लगता है कि मल्लेश्वर को तुमने ही मारा, क्यों मारा। तभी कुमार पुलिस वालों को एक आईडी कार्ड दिखाते हुए कहने लगता है कि सर मुझे और मत मारिए, मैं मर जाऊंगा, मेरे हार्ट में पेस मेकर नाम का डिवाइस है। और जब पुलिस वाले मल्लेश्वरन का घर का एड्रेस हासिल करके उसके घर जाते हैं तब तक कोई अनजान लोग मल्लेश्वरन के घर को आग लगा चुके होते हैं।
सारे सबूत मिटा चुके होते हैं। खैर दूसरे दिन पुगल और एक और कांस्टेबल कुमार को कोर्ट ले जाने लगते हैं। इसी दरमियान में मौका देखकर सुरट्टू कुमार पुगल से भागने लगता है। इत्तेफाक से कुमार के सामने आशा आ जाती है। अब आशा पहले से ही सुरट्टू कुमार को ढूंढ रही होती है। कुमार आशा को चाकू से डरा धमकाकर उसकी बाइक में बैठकर वहाँ से निकल लेता है, लेकिन आशा सुरट्टू कुमार को कोर्ट लाकर उसे बेल दिलवाने लगती है। जज से कहने लगती है कि सर पुलिस वाले बिना सबूत के कुमार को अरेस्ट कर लिया, कुमार मल्लेश्वरन का कत्ल नहीं किया, सो जज इसको बेल दे देता है। खैर उसके बाद एक दिन किसी सोने की दुकान में चैन चोरी होने पर वो दुकान वाले पुगल को शॉप बुलाते हैं पता करने के लिए कि चोर कौन है। अब उसी दुकान में आशा भी मौजूद होती है। पुगल आशा को देखकर पहचान लेता है कि सुरट्टू कुमार आशा की बाइक में बैठकर ही भाग गया। मतलब इस केस की वजह से इन दोनों में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होता है। खैर दूसरे सीन में विक्टर नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। विक्टर अपने माथे पर लगे हुए जख्म को देखकर अपनी बेटी को याद करने लगता है। एक दिन जब विक्टर और उसकी बेटी अपनी गाड़ी में कहीं पर जा रहे थे, एक लॉरी आकर इनकी गाड़ी को ठोक दिया। उस एक्सीडेंट में विक्टर की बेटी मारी गई। विक्टर किसी भी तरह करके बच गया था। दूसरे सीन में एक अनजान बंदा रत्नम को कॉल करके उसे मारने की धमकी देते रहता है और फिलहाल तो इस बंदे का चेहरा हमको नहीं दिखाते। इसी दरमियान में पुगल और आशा ये दोनों एक दूसरे के करीब होने लगते हैं, एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। दूसरी तरफ विक्टर अपने सुपीरियर के पास आकर इसका फिटनेस सर्टिफिकेट देते हुए दोबारा ड्यूटी में ज्वाइन होने की रिक्वेस्ट करता है, तो विक्टर का सुपीरियर इसको परमिशन दे देता है। मतलब विक्टर भी एक पुलिस वाला है। अब उसी एसपी ऑफिस में रत्नम भी मौजूद होता है। विक्टर रत्नम पर शक करते रहता है, समझने लगता है कि विक्टर के साथ जो एक्सीडेंट हुआ उसके पीछे रत्नम का भी हाथ हो सकता है। खैर होली के दिन रत्नम और उसकी टीम सिक्योरिटी में बिजी होते हैं। इसी दौरान वो मास्क वाला बंदा मौके का फायदा उठाकर रत्नम को किडनैप करके किसी जगह पर लाके बांध देता है। वो मास्क वाला बंदा रत्नम के मुंह में काफी सारी बैटरीज डालकर अपने गन से रत्नम को मार देता है और उसी तरह फायरिंग करने से गन से साउंड ही नहीं आती। उसके बाद सारे टीवी न्यूज चैनल्स में यही न्यूज चलने लगती है कि किसी ने पुलिस ऑफिसर रत्नम को बेरहमी से मार दिया। और उसी तरह विक्टर को रत्नम का केस सौंपने पर विक्टर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है। डॉक्टर रत्नम का पोस्टमार्टम करने पर पुगल और विक्टर से कहने लगता है कि किलर रत्नम को बहुत ही बेरहमी से मारा, टॉर्चर करके मारा। पहले तो इसके मुंह में काफी सारी बैटरीज डाला, उसके बाद किसी गन की मदद से इसको मार दिया। और शॉकिंग बात यह है कि बुलेट की एंट्री है और एग्जिट नहीं। मतलब बॉडी में बुलेट के निशान तो है लेकिन बॉडी के अंदर बुलेट नहीं। उसके बाद विक्टर पुगल को देखकर कहने लगता है कि मान लिया जाए कि किलर ने आइस के बुलेट्स का इस्तेमाल किया, सो बुलेट बॉडी के अंदर जाकर डिसॉल्व हो जाएगी। ऐसा कहते हुए विक्टर एक गोश्त के टुकड़े को आइस से बने हुए बुलेट फायर करता है। वो आइस की बुलेट उस गोश्त के आर पार हो जाती है और इसी तरह यह बात भी पता चलती है कि रत्नम के बॉडी पर जो जख्म था वो इससे मैच नहीं हो रहा। मतलब किलर आइस के बुलेट्स का इस्तेमाल नहीं किया, रत्नम को कोई दूसरे तरीके से मारा। खैर दूसरे सीन में डेविड नाम के एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है। सो वो अनजान बंदा डेविड को भी कॉल करके उसे मारने की धमकी देता है कि जिस तरह से मैंने रत्नम को मारा उसी तरह से मैं तुमको भी मारूंगा। दूसरी तरफ आशा सुगना नाम की बंदी को तलाश करती रहती है। इस तरफ डेविड और उसका फ्रेंड अर्जुन पुलिस वालों के पास आकर उस अनजान बंदे के बारे में बताने लगते हैं कि किसी ने मुझे मारने की धमकी दी। सो विक्टर का हायर ऑफिसर डेविड की सिक्योरिटी करने के लिए कहता है। इस तरफ वो मास्क वाला बंदा ओम चांटिंग की सीडी में बुलेट का साउंड इंस्टॉल कर देता है और वो ओम चांटिंग की सीडी डेविड के घर जाकर ओरिजिनल सीडी से रिप्लेस कर देता है। दूसरे दिन डेविड उस सीडी को यूज करते हुए मेडिटेशन करने लगता है। अब ऑफ कोर्स डेविड के घर के बाहर पुगल और कुछ कांस्टेबल्स सिक्योरिटी करने लगते हैं। तभी डेविड के घर में बुलेट की आवाज आने पर सारे पुलिस वाले डेविड के घर में भागने लगते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किलर पुगल के हाथ को जख्मी करके वहाँ से भाग जाता है बालकनी से। जब पुलिस वाले उस किलर को ढूंढ रहे होते हैं, वो मास्क वाला बंदा डेविड के पास आकर उसे मार पीट कर इसके मुंह में बहुत सारी बैटरियां डालकर अपनी गन से डेविड को भी मार देता है। और यहाँ पर हम ऑडियंस को ये बात पता चलती है कि वो मास्क वाला बंदा और कोई नहीं पुगल ही होता है। खैर डेविड की मौत की खबर सुनने के बाद विक्टर डेविड के घर जाता है। पता चलता है कि पुगल जख्मी है। खैर डेविड का भी पोस्टमार्टम करने के बाद वो डॉक्टर पुगल और विक्टर से कहने लगता है कि डेविड को भी उसी तरह से मारा गया जैसे रत्नम को मारा। बुलेट की एंट्री है लेकिन एग्जिट नहीं। इसी दरमियान में विक्टर डेविड के बॉडी में हाथ डालकर कुछ छोटे छोटे बोन्स को बाहर निकालकर डॉक्टर को दिखाने लगता है। पूछने लगता है कि ये क्या है। डॉक्टर कहने लगता है कि सर ये तो बोन्स के टुकड़े हैं, शायद बुलेट लगने की वजह से बॉडी में के बोन्स चूकनाचूर हो गए, उसी के पीसेस है ये। दूसरे दिन पुगल और विक्टर ये दोनों डेविड के फ्यूनरल पर जाते हैं।
वहाँ पर डेविड का फ्रेंड अर्जुन होता है। अर्जुन इन दोनों को देखकर इन दोनों को डांटने लगता है कि तुम लोगों पर भरोसा करके कुछ भी फायदा नहीं रहा। विक्टर अर्जुन से पूछने लगता है कि किलर रत्नम और डेविड को एक ही मेथड से मारा है, तुम्हारे और ऑफिसर रत्नम के बीच क्या रिलेशन है। अर्जुन कहने लगता है कि मैं और डेविड एक ट्रस्ट को रन करते हैं और जब जब ऑफिसर रत्नम हमारे प्रोग्राम को आया करता था, हमारे प्रोग्राम में सिक्योरिटी किया करता था। इस तरफ पुगल को ये बात पता चलती है कि विक्टर को वो सीढ़ी हाथ लग गई जिसमें बुलेट का साउंड था। सो मौका देखकर पुगल उस सीढ़ी को रिप्लेस कर देता है। इस तरफ विक्टर डेविड के मर्डर केस के बारे में ही सोचते रहता है। पुगल को बुलाकर कहने लगता है हम उस सीन को दोबारा रिक्रिएट करेंगे, तुम लोग मुझे सब कुछ करके दिखाओ कि उस दिन क्या हुआ था। सो पुगल और सारे कांस्टेबल्स उस सीन को रिक्रिएट करके विक्टर को दिखाते हैं डेविड के घर जाकर। खैर रात होने के बाद विक्टर पुगल को किसी जगह पर बुलाता है। कहने लगता है कि पुगल मैं तुमको एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ। ब्रिज के पास जो लाश मिली थी उसको मैंने ही मारा और वो लाश और किसी की नहीं मल्लेश्वरन की थी, क्योंकि मेरा और मेरी बेटी का एक्सीडेंट करने में मल्लेश्वरन का हाथ है। मेरा एक्सीडेंट करने के बाद जब मल्लेश्वरन मेरे पास आया चेक करने के लिए तो मल्लेश्वरन रत्नम को कॉल करके कहा था कि सर काम हो गया। उस एक्सीडेंट में लकीली मैं बच गया, कोमा में चला गया और मैं कोमा में था ये सिर्फ डीएसपी को पता थी। मैं ठीक होने के बाद मैंने पहले मल्लेश्वरन को मार दिया। उसके बाद मैं यही पता करने की कोशिश कर रहा था कि रत्नम मुझे क्यों मारना चाहता था, लेकिन इसी दरमियान में रत्नम की मौत हो गई। ये सब सुनने के बाद पुगल पूछने लगता है कि सर ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो। विक्टर कहने लगता है कि मैंने जो हत्या की वो तुमको बताया और तुम बताओ कि तुमने किसकी हत्या की और क्यों की। मुझे पता चल गया था कि रत्नम और डेविड को तुमने ही मारा। आज जब हम लोगों ने सीन को रिक्रिएशन किया था ना, तभी मुझे ये बात पता चली, क्योंकि उस वक्त किलर को सिर्फ तुमने ही देखा, किसी ने नहीं, इसीलिए मुझे तुम पर शक हुआ। सो तुम्हारे बारे में इंक्वायरी करने पर मुझे ये बात पता चली कि तुम स्कूल डेज में ही गन्स पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। और उसी तरह यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली पुगल ने बोन्स का इस्तेमाल किया बुलेट्स बनाने में। मतलब पुगल हड्डियों से बुलेट्स बनाकर रत्नम और डेविड को मार दिया। इसीलिए पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर्स पहचान नहीं पाए, यही सोचने लगे कि ये बॉडीज की हड्डियां हैं। सो यह कहने के बाद विक्टर पुगल से पूछने लगता है कि अब बताओ तुमने उन दोनों को क्यों मारा। तभी एक मास्क वाला बंदा पुगल और विक्टर पर गोलियां चलाने लगता है। इसमें विक्टर का हाथ जख्मी होता है। पुगल उस बंदे के पीछे भागने लगता है। इन दोनों के बीच बहुत हाथापाई होने लगती है। इसी दरमियान में पुगल उस बंदे के हाथ पर एक टैटू को देखता है, लेकिन अनलकीली वो मास्क वाला बंदा पुगल के हाथों से बच के भाग जाता है। दूसरे दिन वही मास्क वाला बंदा पुगल को फॉलो करने लगता है और जब पुगल किसी रेस्टोरेंट जाता है वो मास्क वाला बंदा पुगल का फोन चुरा लेता है। उसी वक्त आशा पुगल को कॉल करती है, कहने लगती है कि मैं किसी मॉल में हूँ, फौरन मुझसे मिलने के लिए आओ। अब ये एड्रेस वो मास्क वाला बंदा सुन लेता है, फौरन उस मॉल जाने लगता है। इस तरफ जब पुगल को ये बात पता चलती है कि इसका फोन मिसिंग है, साइबर वालों को कॉल करके फोन का लोकेशन पता करने के लिए कहता है। इस तरफ मॉल में वो मास्क वाला बंदा आशा को मारने की कोशिश करने लगता है। इसी दरमियान में पुगल वहाँ पर पहुँच जाता है, आशा को बचा लेता है, लेकिन दोबारा वो मास्क वाला बंदा पुगल के हाथों से बच जाता है। खैर रात होने के बाद पुगल विक्टर और आशा को अपने फ्लैशबैक के बारे में बताने लगता है। कुछ महीनों पहले जब पुगल पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा था, एक दिन पुगल की छोटी बहन अम्मू बैडमिंटन खेलते हुए बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। डॉक्टर्स कहने लगते हैं कि अम्मू को हार्ट की बीमारी है, लेकिन डॉक्टर रामकुमार अम्मू के दिल में पेसमेकर इंस्टॉल करके उसकी जान बचा लेता है। खैर कुछ दिनों बाद जब अम्मू दोबारा बैडमिंटन खेल रही होती है, उसी गेम के दौरान अम्मू की मौत हो जाती है। सो यह होने के बाद एक दिन रामकुमार पुगल को बुलाकर कहने लगता है, अम्मू मरने के बाद मैंने अम्मू के बॉडी से पेसमेकर निकालकर टेस्ट किया। अम्मू की मौत नॉर्मल नहीं थी। पेसमेकर में बैटरी खत्म होने पर अम्मू की मौत हुई। हर एक पेसमेकर की बैटरी तकरीबन 5 साल लाइफ आएगी, लेकिन डॉक्टर्स सेफ्टी के तौर पर 4 साल में ही उस पेसमेकर की बैटरी चेंज करते हैं। लेकिन अम्मू की केस में 1 महीने में ही बैटरी डेड हो गई। जब मैंने उस पेसमेकर के बारे में कुछ रिसर्च किया तो मुझे ये बात पता चली कि 5 साल पहले इसी पेसमेकर को मुंबई के एक जज के बॉडी में प्लांट किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उस जज की मौत किसी एक्सीडेंट में होने पर उस जज की फैमिली उस पेसमेकर को एक ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। लेकिन वो ट्रस्ट वाले पैसों की लालच में आकर उस पेसमेकर की बैटरी ना चेंज करते हुए दोबारा मार्केट में लॉन्च किया और इत्तेफाक से मैंने उसी ट्रस्ट से 2 और पेसमेकर खरीद के अपने दोनों पेशेंट्स के बॉडी में प्लांट किया। शायद अब उन दोनों की जान भी खतरे में है। पहले मैं उस ट्रस्ट के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन गैदर कर लूंगा,
तब तक तुम अपनी पुलिस ट्रेनिंग खत्म कर लो। सो इसी दरमियान में एक दिन राम कुमार की तरफ से पुगल को एक वॉइस मैसेज आता है। उसमें राम कुमार बताने लगता है कि पुगल, मैंने उस ट्रस्ट के बारे में कुछ सबूत हासिल करके रत्नम से मुलाकात की, रत्नम को बताया। लेकिन रत्नम डेविड और अर्जुन को पहले से ही जानता था। उन दोनों से हाथ मिलाकर मेरे बारे में बता दिया और एक दिन रत्नम, डेविड, अर्जुन ये तीनों राम कुमार को मार दिया। उसके बाद जब पुगल ड्यूटी पर ज्वाइन हुआ, रत्नम का फोन हैकिंग करके सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने लगता है। सो पता चलता है कि राम कुमार को मारने में रत्नम का ही हाथ है। और इसी तरह पुगल को ये बात भी पता चलती है कि डेविड और अर्जुन ऐसे और डुप्लीकेट पेस मेकर्स बना रहे हैं। खैर प्रेजेंट पर पुगल की बातें सुनने के बाद आशा रोने लगती है, कहने लगती है कि राम कुमार और कोई नहीं, मेरे फादर है। मरने से पहले मेरे पापा ने सुरट्टू कुमार और सुगुणा के बारे में बताया था। कहने लगे थे कि उन दोनों की जान बचाओ, इसीलिए मैंने उन दोनों को तलाश करने लगी थी। लकीली मैंने उन दोनों की जान बचा भी ली। ये सुनने के बाद विक्टर कहने लगता है, शिट, ये मैंने क्या कर दिया। एक दिन डॉक्टर राम कुमार मेरे पास आए थे, कहने लगे थे कि किसी टेस्ट के बारे में बताने वाले हैं। उस वक्त मैं बिजी होने पर राम कुमार की बातें नहीं सुना। राम कुमार मरने के बाद मैंने रत्नम को कॉल करके राम कुमार के बारे में पूछा। राम कुमार ने झूठ कहा कि मुझसे कोई भी डॉक्टर मिलने के लिए नहीं आया और शायद रत्नम को शक था कि मैं इस केस के बारे में डिटेल से इन्वेस्टिगेशन करूंगा। इसीलिए रत्नम मल्लेश्वरन के जरिए से मेरे कार का एक्शन करवाया मुझे मारने के लिए। खैर प्रेजेंट डे पर विक्टर पुगल से कहने लगता है कि पुगल, अब तक तुमने जो कुछ भी किया बस करो, हम ये बात डीएसपी तक पहुंचाकर अर्जुन को अरेस्ट करेंगे। पुगल कहने लगता है, नहीं सर, मैं अर्जुन को मारकर ही ये काम स्टॉप करूंगा। उन्हीं की वजह से मेरी मासूम बहन मारी गई। और इसी तरह यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि वो टैटू वाला बंदा और कोई नहीं, अर्जुन ही होता है। अर्जुन ने ही पुगल और विक्टर को मारने की कोशिश की थी, उसी तरह आशा को भी। पुगल अर्जुन के पास जाने से पहले विक्टर अर्जुन के पास आता है, कहने लगता है कि पुगल की वजह से तुम्हारी जान को खतरा है, चुपचाप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, जेल जाओगे तभी तुम सेफ रहोगे। इस तरह से विक्टर अर्जुन को गिरफ्तार करके अपनी गाड़ी में पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। और जब विक्टर अपनी गाड़ी में बैठता है, इसके पिछवाड़े को एक इंजेक्शन चुभ जाती है और इस इंजेक्शन को प्लान करने वाला और कोई नहीं, पुगल होता है। सो इसी इंजेक्शन की वजह से विक्टर बेहोश हो जाता है। तभी पुगल वहाँ पर आकर अर्जुन को किडनैप कर लेता है। खैर दूसरे दिन पुगल और विक्टर शूटिंग स्पॉट जाकर शूटिंग की प्रैक्टिस करते रहते हैं। पुगल से पूछने लगता है कि अर्जुन को तुमने कहाँ पर छुपा के रखा। पुगल विक्टर को एक शॉकिंग बात बताता है कि सर अभी आप जिस टारगेट को शूट कर रहे थे उसी टारगेट के पीछे अर्जुन है। मतलब पुगल विक्टर के हाथों ही अर्जुन का कत्ल करवा देता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।